नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सभी क्लास 12 विषय हिंदी काव्य खंड का जो तीसरा चैप्टर है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, जिसको कुंवर नारायण जी ने लिखा हुआ है। दो टॉपिक इन्होंने लिखे हुए हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। तो पहले तो हम जो पहला टॉपिक आपका है ये कविता के बहाने, इसका अध्ययन करते हैं। इसको सारांश के रूप में हम लोग समझ लें। इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कुंवर नारायण जी की दो कविताएं यहाँ पर ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इनका एक संग्रह है, काव्य ग्रंथ है इन दिनों, उससे ये कविता ली गई है। जानते हैं आप सभी कि आज का समय कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है। कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। कविता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा यांत्रिकता के दबाव के कारण। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है, टटोलने का अवसर प्रदान करती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है, एक प्रकार की यात्रा है। ये टॉपिक जो लेखक ने, कवि ने यहाँ पर लिखी हुई है, कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया से लेकर के फूल से लेकर के बच्चे तक की है। चिड़िया की यात्रा, फूल की यात्रा और बच्चे की यात्रा से तुलना की गई है कविता की यात्रा की। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य है। एक ओर प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य की, ठीक है ना, प्रकृति की ओर और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है। चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित हो जाती है कि तुम इतने समय तक ही खिलोगे, इसके बाद मुरझा जाओगे। चिड़िया तुम यहाँ तक उड़ पाओगी, उसके बाद थक के बैठ जाओगी। तो निश्चित परिणति होती है पक्षी के उड़ने की और फूल के खिलने की। लेकिन बच्चे के अपने जो सपने होते हैं, बच्चे के जो सपने होते हैं वो कैसे हैं? असीम हैं, असीमित होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। तो कविता भी बच्चों का खेल है, कविता भी बच्चों का खेल है। और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, जहां कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या समय की ही सीमा क्यों ना हो, सब सीमाएं टूट जाएंगी। तो ऐसा कुछ सारांश लेते हुए, इसी उद्देश्य को समझाते हुए कवि कुंवर नारायण जी ने ये टाइटल लिया है कविता के बहाने, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए, कवि कुंवर नारायण जी लिखते हैं, अब ध्यान से सुनिए। आपका पाठ शुरू होता है, क्या कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कवि क्या लिख रहे हैं? कवि के अनुसार चिड़िया की भांति, जैसे चिड़िया, पक्षी उड़ते हैं, चिड़िया की भांति विचार, मनुष्यों के, कवियों के मन में जो विचार आते हैं, विचारों व कल्पना की भी उड़ान होती है। कवि के अनुसार चिड़िया की भांति मनुष्य के विचारों की
और कल्पनाओं की भी उड़ान होती है। ठीक है ना, यही समझाना चाहते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार से जब मनुष्य के हृदय में, कवि के हृदय में विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, कई कल्पनाएं आती हैं, और उन विचार, उन कल्पनाओं को इकट्ठा करके मनुष्य कोई कविता रच देता है, कविता बना देता है, तो वो भी उड़ती है। बताओ, उस कविता को, बनी हुई कविता को लोग कहाँ कहाँ तक पढ़ते हैं। अब जिस लेखक का हम पाठ पढ़ रहे हैं, इन्होंने कब लिखा होगा, और इनको सब लोग पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये भी एक उड़ान है, उड़ान भर रही है, जाने कब लिख गए, आज तक उसको पढ़ा जा रहा। तो यही है, कवि के अनुसार चिड़िया की भांति जब कविता बनकर के तैयार हो जाती है, तो जैसे पक्षी उड़ान भरता है, चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार से कविता भी उड़ान भरती है। कविता की भी अपनी उड़ान होती है। अब आगे क्या कहा, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान, कविता किस प्रकार से उड़ रही है, उसकी इस उड़ान को चिड़िया क्या जाने। चिड़िया नहीं समझ सकती है कि नहीं। क्यों नहीं समझ सकती है? क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है, एक सीमा है उड़ने की। यहां तक उड़ेगी, यहां तक उड़ेगी, फिर थक के बैठ जाएगी, उड़ती ही न रहेगी ये। तो चिड़िया की एक सीमा होती है, वह अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही, जो चिड़िया होती है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार और शक्ति के अनुसार ही उड़ सकती है। परंतु कल्पना, विचार के द्वारा बनी हुई जो कविता होती है, मनुष्य के जो विचार है, कल्पनाएं हैं, इनकी कोई उड़ान नहीं होती है कि नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अत्यंत तीव्र वेग से कल्पना की उड़ान को, कितनी तीव्र वेग से ये कविता उड़ रही है, कविता को पढ़ा जा रहा है, यहाँ बैठ करके, वहाँ बैठ करके, पूरे देश में क्या, विदेशों में भी। अब रामचरितमानस तुलसीदास जी कब लिख के रख गए, लेकिन अपने भारत देश में नहीं, समूचे विश्व में रामचरितमानस पढ़ी जा रही है। तो यह है कविता की उड़ान। कविता की इस प्रकार की उड़ान को पक्षी या चिड़िया नहीं समझ सकता। ठीक है ना। तो यही कवि ने लिखा है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ान भरता है, चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार से मनुष्य के या कवि के विचार, कल्पनाओं से बनी हुई कविता भी उड़ान भरती है। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की इस प्रकार की उड़ान को, मनुष्य के विचारों की उड़ान को पक्षी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि पक्षी के उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है, निश्चित दूरी पर जाकर के, निश्चित दूरी तक उड़ करके उसको थक करके बैठना पड़ेगा। लेकिन जो कविता विचार हैं, ये अनवरत, अत्यंत तीव्र गति से उड़ते रहते हैं। बनी हुई कविता को सभी लोग पढ़ते हैं, विदेशों तक फैल जाती है, सब कहीं फैलती रहती है, सब लोग उस कविता, बनी हुई कविता को पढ़ते हैं। यानी कि कवि के विचार और कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है, कोई इसकी सीमा नहीं है। और कविता की इस प्रकार की उड़ान को, विचार और कल्पनाओं की इस प्रकार की उड़ान को पक्षी या चिड़िया नहीं समझ सकती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बनेगा ना इतना। अच्छा, आगे क्या कहा, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा, वो विचार, वो कल्पनाएं, जब कविता रूपी पंख लग जाता है विचार और कल्पनाओं में, तो वो बनी हुई कविता कैसे उड़ती है। ठीक है कि नहीं। कविता रूपी जब पंख लग जाते हैं विचार और कल्पनाओं में मनुष्य की, तो बाहर भीतर, यानी कि एक निश्चित स्थान पर उसका नहीं रहता है, सर्वत्र, चारों तरफ, सब जगह। ठीक है कि नहीं। वो फैल जाती है, उड़ती है। यानी कि कल्पना कैसी होती है, विचार मनुष्य के कैसे रहते हैं, सीमा रहती, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। अतः इस घर से उस घर, अर्थात देश काल की सीमाओं से मुक्त, देश भी उसको बांधे नहीं रहता है, एक देश से दूसरे देश भी पहुंच जाती है कि नहीं। तो कविता के इस प्रकार उड़ने को चिड़िया नहीं समझ सकती है, चिड़िया नहीं समझ सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। मनुष्य के, कवि के विचार और कल्पनाओं में भी एक उड़ान होती है। मनुष्य के विचार और कल्पना
जब कविता का रूप धारण करते हैं तो जैसे पक्षी चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार से मनुष्य के विचार और कल्पनाओं से बन करके कविता जो बन जाती है वो भी उड़ान भरती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है कि नहीं। यानी कि प्रत्येक स्थान पर, सब जगह है, देश अकेला ही नहीं, विदेशों में भी, इस देश से उस देश में भी जब मनुष्य के, कवि के विचार और कल्पनाएं कविता रूपी पंख लग जाते हैं, उसमें कविता बन के जब तैयार हो जाती है, ठीक है, तो उसको देश ही सीमित नहीं रख पाता है, विदेशों तक वो कविता फैल जाती है। कविता रूपी पंख लगा करके वो बने हुए विचार, वो कल्पनाएं उड़ान भरने लगती हैं। और पक्षियों के, ठीक है, उसके इस प्रकार के उड़ने से, यानी कि कविता के इस प्रकार से उड़ने से पक्षी इस बात को कभी नहीं समझ सकता है कि यह कविता किस प्रकार से उड़ रही है। विचार और कल्पनाओं के इस प्रकार उड़ने को पक्षी नहीं समझ सकता है, क्योंकि उड़ने की, उसके उड़ने की तो एक निश्चित सीमा रहती है, लेकिन ये अत्यंत तीव्र गति से उड़ती रहती है, इसके उड़ने की कोई सीमा नहीं है, सर्वत्र बिखरती रहती है, सभी लोग इसको पढ़ते रहते हैं, है कि नहीं। घर बाहर, देश विदेश तक में कविता फैल जाती है, और कविता के इस प्रकार के उड़ने को पक्षी या चिड़िया नहीं समझ सकती। चलिए अब आगे आगे लिखा है कवि ने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ऐसे ही यहां पर बताया गया है कि कविता एक खिलना है, जब विचार और कल्पना मनुष्य की कविता बन के तैयार कर देते हैं, कविता बन जाती है विचार और कल्पनाओं से, तो वो खिल जाती है, बन करके तैयार हो जाती है। जैसे फूल खिल जाता है तो सबको पसंद आता है, आकर्षित करता है, उसी प्रकार से विचार और कल्पनाओं से जब कविता बन जाती है तो वो भी खिल जाती है, कविता बन के तैयार हो जाती है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलता है, उसी प्रकार से विचार और कल्पनाओं से पुष्पित पल्लवित होते हुए कविता भी बन करके खिल जाती है, तैयार हो जाती है। और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना फूल क्या जाने। अब यही बात यहां पर बताई गई है कि फूल एक निश्चित समय तक ही खिलेंगे, उस निश्चित समय के बाद फूल मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन कविता अगर एक बार बन गई, तैयार हो गई, तो उसकी खुशबू हमेशा बिखरती रहती है, हमेशा वो दूसरों को प्रेरणाएं देती रहती है, दूसरों को आनंदित करती रहती है। हमेशा लोग बाग उसको पढ़ना पसंद करते हैं और पढ़ते रहते हैं, हमेशा उसकी पढ़ाई होती है। तो जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, उसी प्रकार से कविता भी खिल जाती है बन करके। विचार कल्पनाओं से मिलकर के जो कविता बनती है वो भी खिल जाती है, ठीक है कि नहीं। और कविता के इस प्रकार के खिलने को, कि वो सदैव खिलती रहेगी, सदैव खिली रहेगी, वो कभी मुरझाएगी नहीं। फूल की तो एक निश्चित सीमा होती है, निश्चित सीमा के बाद वो मुरझा जाएगा, लेकिन कविता हमेशा खिली रहेगी। तो कविता के इस प्रकार के खिलने को फूल नहीं समझ सकता है, ठीक है ना। फिर से दो लाइन सुन लीजिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी कि कवि कहते हैं कुंवर नारायण जी कि विचार एवं कल्पनाएं फूलों की भांति खिलते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद फूल मुरझाने लगते हैं, जबकि कल्पना, विचार कभी नहीं मुरझाते, वह हर समय हर स्थान पर यूं ही खिलती रहती है। कविता हर स्थान पर हर समय पर यूं ही खिलती रहती है। अब आगे क्या लिखा, बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जब कविता बनकर के तैयार हो जाती है तो वो बाहर भीतर, इस घर उस घर, यानी कि सर्वत्र, सब जगह, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे इसके घर में हो चाहे उसके घर में, चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में भी हो, सब जगह अपनी खुशबू बिखेरती रहती है बिना मुरझाए। मुरझाती नहीं है, बिना मुरझाए हुए वो हमेशा अपनी खुशबू बिखेरती रहती है, हमेशा दूसरों को आनंदित करती रहती है, हमेशा दूसरों को प्रेरणाएं देती रहती है। और उसके इस प्रकार से खिलने को, कि किस प्रकार से कविता खिल रही है, फूल कभी नहीं समझ सकता, फूल नहीं समझ सकता है। यानी कि कहने का आशय यह है कि वह हर समय, यानी कि कविता हर समय हर स्थान पर यूं ही खिलती रहती है, कभी अंदर कभी बाहर,
वह हमेशा खिली रहती है। ठीक है ना। अपनी विचार शक्ति एवं भाव धारा के द्वारा, अपनी विचार शक्ति के द्वारा, अपने भावों की धारा के द्वारा कविता पूरे समाज को महकाती रहती है। कविता पूरे समाज को महकाती है, ठीक, अर्थात दिशा प्रदान करती है, उनको नया ज्ञान देती है। तो उसकी इस प्रकार की महक को, किस प्रकार से महक है कविता की, ठीक है, सब कहीं दिशा प्रदान कर रही है, सब जगह खुशबू बिखरा रही है, सब जगह महक पैदा कर रही है। उसकी इस महक को, समाज की विचारधारा को मोड़ देने वाली शक्ति को, कि समाज की विचारधारा भी मुड़ जाती है, गलत भावनाओं वाला व्यक्ति भी सुधर जाता है, सही रास्ते पर आ जाता है। तो उसकी इस महक को, समाज की विचारधारा को मोड़ देने वाली शक्ति को फूल नहीं समझ सकता है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर फूल क्या है, सौंदर्य का प्रतीक। फूल खिल जाता है, सुंदरता होती है, लेकिन खुशबू भी बिखेरता है, लेकिन एक समय वो मुरझा जाता है, उसकी खुशबू समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता जब बन के तैयार हो जाती है तो वो हमेशा ज्ञान प्रदान करती रहती है, हमेशा खुशबू बिखेरती रहती है कि नहीं, हमेशा खिली रहती है कविता। तो कविता के इस प्रकार के खिलने को फूल नहीं समझ सकता है। यानी कि कवि के कहने का आशय यह है कि सौंदर्य की एक सीमा होती है। फूल खिला हुआ अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो उसके सुंदरता की, उसके सौंदर्य की एक सीमा होती है, परंतु कल्पना या कविता की सीमा नहीं रहती है। कविता की सीमा और कल्पनाओं विचारों की सीमा नहीं रहती है। तो ये अंतर है कविता के खिलने में और फूल के खिलने में। ठीक है ना, ये समझ आया होगा आपको। अब आगे क्या कह रहे कवि, आगे कह रहे कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इधर कहने का क्या आशय है, कविता एक खेल है। कविता एक खेल भी होती है, जैसे बच्चों के खेल होते हैं, तो कविता भी एक प्रकार का खेल है। जिस प्रकार बालक भांति भांति के खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, अनेक प्रकार के खेल खेलता है छोटा सा बच्चा और अपना मनोरंजन करता है, ठीक वैसे ही कविता बालकों के भोले भाले खेलों की तरह, ठीक है कि नहीं, बालकों के भोले भाले खेलों की भांति कविता भी होती है। जिस प्रकार बालक के मन में, ठीक है ना, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, तरह तरह के खेलों से अपना मनोरंजन करते हैं, अपने को आनंदित करते हैं, उसी प्रकार कविता भी एक प्रकार का खेल है। और कविता क्या होती है, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कोई द्वेष भावनाएं नहीं होती हैं, कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होते हैं, सबको अपना समझते हैं। जबकि हम बड़ों के मन में ये भाव आ जाते हैं कि ये अपना है, ये पराया है, इससे हमारी बुराई है, इससे हमारा प्रेम है। ये सब बातें हम बड़ों के मन में तो आ जाती हैं, लेकिन बच्चों के मन में ये चीजें नहीं आती हैं। तो यही कह रहे, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बिना भेदभाव के खेलता हुआ बच्चा हर घर में पहुंच जाता है, भले ही उससे प्रेम हमारा हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता है, ये द्वेष भावना उसके मन में नहीं है, सब घर को एक कर देता हुआ खेलता रहता है। थोड़ी देर में लड़ जाएंगे, फिर प्रेम करने लगेंगे छोटे छोटे बच्चे, ठीक है ना। तो सभी घर को जैसे एक करते हुए बच्चे खेलते हुए दौड़ते हैं, उसी प्रकार से ये कविता है। क्या कहते हैं, कवि ने लिखा है कि जिस प्रकार बालक के मन में कोई स्वार्थ द्वेष नहीं होता है, कोई स्वार्थ की भावना, कोई द्वेष की भावना नहीं होती है, और वह एक घर को लांघता हुआ, एक घर को पार करता हुआ दूसरे घर में प्रवेश कर जाता है, तथा सभी घरों को एक करना चाहता है कि सब घर एक हैं, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चों के मन में ये भावना रहती है खेल के समय, ठीक उसी प्रकार कविता में भी, जो कविता होती है, कविता में भी सारे बंधनों को छिन्न भिन्न करने की सामर्थ्य होती है, कि सारे बंधन समाज के हों। अगर ढंग से हमने कविता पढ़ ली तो हमारे मन की सारी बुराइयां, सारा द्वेषपन, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे बालक सभी घरों को एक करता है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी सारे बंधनों को छिन्न भिन्न करके विश्व को एक करने की सामर्थ्य होती है।
ये कविता की विशेषता है ना। तो बालकों और कविता में यहाँ पर कवि ने समानता बताई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं, ठीक है कि नहीं, कई खेलों से अपना मनोरंजन करते हैं, कविता भी एक प्रकार का खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जैसे बच्चे खेलते हुए सभी घरों में पहुंच जाते हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सबको एक कर देना चाहते हैं। उसी प्रकार से जब कविता बन के तैयार हो जाती है, वह भी सर्वत्र बिखरती रहती है, बाहर भीतर इस घर उस घर सब तरफ पहुंच जाती है, सब जगह वो कविता पहुंच जाती है कि नहीं। सबको एक सूत्र में बांधने की क्षमता है कविता में, अगर ढंग से हमने कविता का अर्थ समझ लिया, ठीक है कि नहीं, जो ज्ञानदायी कविता है उसको हमने पढ़ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो यह मेरा, यह तेरा, ये हमारा है, यह उसका है, जितनी हमारी बुराइयां हैं हमारे अंदर, है कि नहीं, लोभ मोह अहंकार, सारे कुछ समाप्त हो सकते हैं। तो ये क्षमता, जो क्षमता बच्चों में है कि सब घरों को एक कर देती है, उसी प्रकार से सारे बैरभाव को मिटा करके विश्व को एक सूत्र में बांधने की क्षमता ये कविता में भी है। इसलिए कवि ने बच्चों की और कविता की समानता को प्रकट किया है कि जैसे बच्चे हैं वैसे ही यहाँ पर कविता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अच्छा, जैसे पहला टॉपिक हमने लिया था कविता और पक्षी की उड़ान का, तो कवि ने यहाँ पर क्या बताया, इसकी विशेषता सुन लीजिए, इसमें विशेष पॉइंट 4-5 दिए गए हैं, इनको समझ लीजिए। कवि ने कल्पना को क्या बताया है, सीमा रहित। कल्पना सीमा रहित होती है कि नहीं, विचारों की उड़ान असीमित होती है, उसकी सीमा नहीं होती है, एक पॉइंट। दूसरी विशेषता क्या बताई है, चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान की तुलना भी की गई है। पहले वाले टॉपिक में चिड़िया की उड़ान की और कविता की उड़ान की तुलना हो गई है। अगर विशेषता पूछी जाएगी कि इस काव्य में क्या विशेषता आई है, क्या विशेष तत्व आए हैं, उनका वर्णन कीजिए, तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर कवि कुंवर नारायण जी ने कविता की उड़ान तथा कविता की उड़ान में कविता की और पक्षी की यानी कि चिड़िया की उड़ान में तुलना बताई है, तुलना की गई है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है, तद्भव शब्दावली प्रयोग की गई है। मुक्त छंद से, मुक्त छंद है, स्वतंत्र छंद है, कोई विशेष छंद नहीं है कि ये दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है। यहाँ पर कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है और मुक्त छंद से कविता आकर्षक बन गई है, मुक्त छंद से ही कविता को कवि ने आकर्षक बना दिया है। और अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण भी इसमें मिला हुआ है, प्रसाद गुण यहाँ पर है। और दूसरे वाले टॉपिक में जहां पर कवि ने पूछा था कविता का खिलना और फूल का खिलना, इसमें क्या अंतर है, ये है ना। और बच्चे और कविता में भी समानता बताई। देखो, चिड़िया का उड़ना, कविता का उड़ना, अंतर है, ठीक है। एक निश्चित स्थान पर जाकर के चिड़िया रुक जाएगी, कविता उड़ती रहेगी। फूल का खिलना, कविता का खिलना, फूल एक निश्चित अवधि के बाद मुरझा जाएगा, उसकी खुशबू समाप्त हो जाएगी, लेकिन कविता, मनुष्य के विचार, कल्पनाएं सदैव उड़ते रहेंगे। तो ये अंतर बताया। अगली बात, कवि ने समानता किस किस की है, कविता की और बच्चे की, कविता और कविता का खेल और बच्चे का खेल, इनमें समानता बताई है कि जैसे बच्चे सब घर को एक कर देते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता, उसी प्रकार से कविता भी पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। ये कविता की विशेषता है। तो जो दूसरी पंक्तियां थी, दूसरा टॉपिक था, इसमें भी भाव अभिव्यक्ति बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने यहाँ पर की हुई है। और सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। नवीन उपमान, उपमान जिससे तुलना की जा रही, समानता जिससे हो रही है, तो नए नए उपमानों का प्रयोग भी यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। और इस टॉपिक में भी मुक्तक छंद में इस टॉपिक को लिखा गया है। इस कविता को कैसे छंद में, मुक्त छंद में लिखा गया है। अभिधात्मक शब्द शक्ति का प्रयोग भी हुआ है। सहज और सरल शब्दावली का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है, जिससे कविता सरस बन गई है, अच्छी लगने लगी है, समझ में आने लगी है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे।
अब इसके कुछ हम प्रश्न आपसे पूछ दें जो बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जो ये पहला टॉपिक पढ़ा कविता के बहाने, इसके चलिए हम प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लें। अगर पेपर में आपसे पूछ दें तो आपसे ये बनने चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं, ये क्वेश्चन आंसर है आपके, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है, इसको बताना है आपको। तो इसके उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य है, सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य है कि बच्चे किसी भेदभाव को नहीं जानते, बच्चे किसी भेदभाव को नहीं जानते, उनके लिए सब कुछ समान है, उनके लिए सब कुछ समान है, उनके लिए एक ही भाषा की सीमा होती है, ठीक है, और ना ही घर की सीमा, उनके लिए ना ही भाषा की कोई सीमा होती है, ना ही किसी घर की सीमा, सबको एक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बन जाएगा, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अच्छा, दूसरा प्रश्न उठता है इसी किताब से, उड़ने और खिलने का, उड़ने का और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कवि के अनुसार कविता पंख लगाकर कहीं भी उड़ सकती है। कवि के अनुसार कविता पंख लगा करके अपने विचारों के द्वारा, अपनी कल्पनाओं के द्वारा कहीं भी उड़ सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है, चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है। इसी प्रकार फूल के खिलने की परिणति होती है, फूल के खिलने की परिणति होती है कि निश्चित समय के बाद फूल मुरझा जाएगा, लेकिन कविता फूल की तरह खिल करके सभी को मंत्रमुग्ध करती रहती है, हमेशा फूल की तरह खिल करके सभी को हमेशा ही मंत्रमुग्ध करती है, कभी मुरझाती नहीं है। तो ये इसका आंसर लिख सकते हो, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। अच्छा, अगला प्रश्न आया है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कि कवि ने कविता और बच्चे को समानांतर रखा है कि नहीं, समानांतर रखने के क्या कारण है, कौन से कारण है जिससे बच्चे और कविता को समान बताया है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने का कारण यह है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि कविता भी शब्दों का खेल है, कविता भी एक प्रकार का शब्दों का खेल है। इसी प्रकार बच्चों के खेल में भी किसी भी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता है, सब जगह घूमते फिरते हैं, सब जगह खेलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको आप और समझ लीजिए, सुन लीजिए। जैसे पूछा गया है वही है, सब पलट करके फिर से पूछ दिया गया है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है, बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, वही जो पहले बताया वही चीज फिर से देखो पूछ ली गई। कविता के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह है कि फूल के खिलने की, फूल के खिलने की और महक प्रदान करने की, यानी कि फूल के खिलने की और महक प्रदान करने की एक परिणति निश्चित होती है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के बाद फूल मुरझा जाएगा, उसकी महक भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन कविता जो होती है, कविता हमेशा, कविता हम सभी को हमेशा महक और ताजगी प्रदान करती रहती है, हमेशा हम सभी को महक और ताजगी देती रहती है कि नहीं, हमें एक नई दिशा देती रहती है। तो ये अंतर है, बिना मुरझाए महकने के माने कभी मुरझाती नहीं है कविता, हमेशा नई ताजगी, नई ऊर्जा, नई महक हम सभी के हृदयों में भरती रहती है। तो ये अंतर है बिना मुरझाए महकने के माने। तो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा,
ठीक है ना, कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ जो पहला पार्ट था कविता के बहाने, इसका अध्ययन हमने किया। ठीक है ना, तो ये संभवतः आपको अब समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा टॉपिक लेंगे, बात सीधी थी पर। ठीक है कि नहीं, बात सीधी थी, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी जो टॉपिक हमने कविता के बहाने पढ़ा, इसको आप ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है, समस्या आती है, तो बराबर पूछते रहिए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।